नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन मोहन सती। आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उत्तराखंड में वनाधिकार आंदोलन की आवाज़ उठाते रहे हैं। किशोर उपाध्याय उत्तराखंड के लोगों को जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, खासकर उनके लिए आरक्षण की भी मांग करते हैं। उनका कहना है कि जो यहाँ के रिसोर्स थे, जब वो नहीं रहे तो उन्हें किसी तरह से सरकारी नौकरियों में या फिर किसी तरह की रियायत मिलनी चाहिए, जैसे गैस चूल्हे में, बिजली में, पानी में या स्कूलों में, एजुकेशन में लोगों को रियायत मिलनी चाहिए या मदद मिलनी चाहिए। किशोर उपाध्याय हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप। सर, एक नया नारा मैं पिछले कुछ समय से आपके जरिए सुनता हूँ कि जो गिरिजन हैं या पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि ये शब्द लगभग लोग भूल गए हैं, ये पौराणिक जैसे शब्द हो गए हैं, ये फिर से ये आवाज़ आप उठाते हैं कि इन लोगों को सरकार ने जो हक हकूक़ एक तरह से छीन लिए या इनसे जाने अनजाने छीने गए, उनको किसी तरह से फिर से वो मिलें। और अगर सरकार जैसे लकड़ी है या घास है या दूसरे साधन अगर छीने हैं तो उसके बदले कंपनसेट करे। ये सर क्या आखिर आप कहना चाहते हैं, और आखिर वो जो आप मुद्दा बार बार उठाते हैं वो क्या है, आम आदमी से किस तरह से समझे? नहीं, अगर आप मदन मोहन जी देखेंगे, जो संविधान सभा है उसमें जब डिलिब्रेशंस हुए, स्पेशली जो अब दलित वर्ग को जो उस समय कहा जाता था, तो उसमें ये कहा गया है कि उसको अगर आप पढ़ेंगे और वो संसद भवन की जो लाइब्रेरी है उसमें वो सारे के सारे जो है उस समय के लोगों की जो उसमें विमर्श हुआ, तो उसमें ये कहा गया है कि जैसे हमारा दलित वर्ग है उसी तरह से गिरिजन और ये दलित वर्ग जो उस समय शब्द उपयोग में लाया जाता था, जिसको कि अब जो है लगभग जो है वो बैन कर दिया गया है। अब गांधी जी ने तो उसमें वो पत्रिका भी निकाली थी, हरिजन पत्रिका, तो उसमें ये था कि जो गिरिजन और हरिजन हैं, वो किसी को बुरा ना लगे इसलिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ, वो बराबर के कमज़ोर हैं और इन दोनों को संविधान का संरक्षण मिलना चाहिए। उसमें जो बाकी गिरिजन लोग हैं उन्होंने मध्य हिमालय में अगर आप देखेंगे या और जगह भी आप देखेंगे तो उन्होंने अपने वो अधिकार ले लिए, लेकिन हम वो अधिकार नहीं ले पाए। और स्थिति तब और ख़राब हुई जब राज्य बना, तो आप देखिए मध्य हिमालय में जम्मू कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक, उत्तराखंड को छोड़ करके हर प्रदेश के अपने जल जंगल ज़मीन के कानून हैं जो कि हम नहीं बना पाए। हमसे उस समय गलती हुई, लेकिन ये एक अच्छी बात ये हुई कि 2006 में सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी ने एक फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बनाया 2006 कि ये जो जंगलों के बीच में रहने वाले लोग थे, जैसे मेरा गांव पाली है तो चारों तरफ जंगल है, जैसे यहाँ भी हैं आप जंगल के बीच में हैं, तो पहले हमारी ज़िंदगी इन्हीं जंगलों पर आधारित थी। तब चाहे हमारा रोज़गार हो, तब चाहे हमारे और जीवन से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी, वो ये मानिए कि जंगल हमारी ज़िंदगी थी। आपने वो हमसे छीन लिया फॉरेस्ट एक्ट बना करके। आप छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अब जब आपने उसका कंजर्वेशन का एक्ट बनाया तो उसमें आप ये नहीं सोचा कि जो बहेलिया है, जो चिड़ियाँ पकड़ता है, उसको बेचता है, उसकी ज़िंदगी कैसे चलेगी, या कोई हिरनी मारता था। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ, वाइल्ड लाइफ की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उससे उस पर जो निर्भर लोग थे, जो मनुष्य हैं, मानव जाति है, उसकी रक्षा के लिए हमने कुछ नहीं किया। तो जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006, उसमें कहा गया है कि जो इस तरह के फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स में और शेड्यूल ट्राइब में थोड़ा अंतर जो है मानना चाहिए। तो उन्होंने फॉरेस्ट ड्वेलर के लिए कानून बनाया कि हम इनके जो एंसेस्ट्रल जो हक हकूक़ थे विरासत में, वो सब इनको वापस करने चाहिए। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ जो है जंगल काट लेंगे हम। तो उसके लिए मैंने एक फार्मूला दिया था कि भाई उसके एवज़ में जैसे हम
खाना बनाते थे लकड़ी से, तो उसकी जगह हम लोगों को एक जो रसोई गैस का सिलेंडर है वो निःशुल्क मिलना चाहिए। हम एनवायरमेंटल सेवाएं दे रही हैं। एक पे एक जो है सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा है कि 75,000 रुपये की पर्यावरणीय सेवाएं साल में देता है। ये सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का डिसीजन है। तो उस हिसाब से हमारे यहाँ बिजली पानी का बिल नहीं आना चाहिए, निःशुल्क मिलना चाहिए। रोजगार पर आपने कुल्हाड़ा चला दिया, तो परिवार के एक सदस्य को जिनको इसका लाभ हो रहा है पर्यावरणीय सेवाओं का, तो परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता के अनुसार पक्की सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। पहले हम घर बनाते थे, अपनी पशुओं के लिए छानी बनाते थे, आजकल तो हम छानियों में चले जाते थे, तो लकड़ी बजरी पत्थर वो निःशुल्क मिलता था। भाई उसका आप बदल करके कुछ ईंट कुछ लोहा कुछ जो है वो 1 यूनिट बनाने के लिए दीजिए। जड़ी बूटियाँ हैं, जड़ी बूटियों पर आपने कब्ज़ा कर लिया है, आप कब्ज़ा ज़रूर करिए, तो उसका स्थानापन्न जो है वो रोज़गार दे करके एक परिवार के सदस्य को पक्की सरकारी नौकरी दे करके करिए। आप देख रहे हैं जंगली जानवर जिस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर्वतीय क्षेत्र में बंदर और नीचे सुअर, और लोग आप कह रहे हैं कि गांव खाली हो रहे हैं, तो खाली नहीं होंगे जब कुछ काम करने के लिए है नहीं है, और हम कुछ करते भी हैं खेती बाड़ी, तो उसको जो है जंगली जानवर नष्ट कर देते हैं। तो कम से कम प्रति नाली 5-1 हज़ार रुपये मुआवजा मिलना चाहिए किसान को। जंगली जानवर किसी को मार दे, हताहत कर दे, तो उसमें कम से कम 25 लाख रुपया मुआवजा और एक परिवार के एक सदस्य को पक्की सरकारी नौकरी देनी चाहिए। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो बात है, शिक्षा और चिकित्सा इलाज वो निःशुल्क होना चाहिए। और वो तब चाहे पहले तो कोई बीमार ना हो, किसी को रोग ना हो, लेकिन अगर होता है तो तब चाहे कितना ही कॉस्टली हो, सरकार को निःशुल्क व्यवस्था करनी चाहिए। जो हम मानवता की रक्षा कर रहे हैं, आपका जल जंगल और ज़मीन बचाने का काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हैं, पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो वो आप हमारी रक्षा नहीं कर रहे हो बल्कि अपनी रक्षा कर रहे हो। तो और दूसरा जो ये मंडल कमीशन वाला है, हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मंडल कमीशन में मंडल साहब और उनकी कमेटी ने लिखा, उसके 4 जो पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे उत्तराखंडियों पर लागू होते हैं। मेरी तो समझ में ही नहीं आया कि इन लोगों को उस एम्बिट में क्यों नहीं लिया गया। उसमें जैसे सामाजिक विकास की बात है, सांस्कृतिक विकास की बात है, आर्थिक विकास की बात है, और जो विकास है उसके बारे में जो पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे उत्तराखंड पर लागू होते हैं जी। इस समय अच्छी बात है कि केंद्र सरकार ने ये निर्देश दिए हैं राज्य सरकारों को कि आप लोग और जातियों को भी ओबीसी के उसमें लाइए, परिधि में लाइए। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से भी और बाकी लोगों से भी कहा है कि भाई इस पर हमको काम करना चाहिए और उत्तराखंड के लोगों को, उत्तराखंडियों को केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण मिलना चाहिए। उसमें ये भी है कि आपका जो है ऑल इंडिया सर्विसेज में, स्टेट सर्विसेज में कितने लोग हैं, उसमें जातिगत आरक्षण की बात नहीं है। उसमें जो है कि आप किस समुदाय में, किस जाति में किस तरह का पिछड़ापन है, उसके अनुसार जो है जातियों को उसमें शामिल किया गया है। जैसे आप देखेंगे उत्तराखंड में ही, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में, बिहार में जो संपन्न लोग भी हैं, यहाँ तक कि जो ब्राह्मण लोग भी हैं, वो भी ओबीसी की परिधि में हैं। यहाँ हमने उत्तराखंड में क्या किया कि कुछ इलाकों को राज्य की ओबीसी की सूची में रख दिया, लेकिन बाकी प्रदेश को छोड़ दिया। और मेरे विचार से अगर आपको जिंदा रहना है देश को भी, तो जब तक आप उत्तराखंड के लोगों को, मध्य हिमालय के लोगों को का ध्यान नहीं रखेंगे, और अगर उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो आप भी सुरक्षित नहीं है। मेरी कोशिश ये है। जी जी सर, एक चीज़ और जो आप, मैं पिछले 2 साल 3 साल से देख रहा हूँ, आप हर रोज़ किसी गांव में, किसी क्षेत्र में प्रवास करते हैं, वन अधिकार की बात करते हैं, ग्रामीणों के अधिकार की बात करते हैं, और लोगों को बताते हैं कि भाई जल जंगल ज़मीन आज ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पहले भी महत्वपूर्ण था, हम इसकी सुरक्षा भी करेंगे, और लेकिन हमें इसके अधिकार भी मिलने चाहिए। कांग्रेस के एक नेता से हाल ही में मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि किशोर जी कांग्रेस से हटकर इस आंदोलन को चलाते हैं और वो अपने लिए चलाते हैं, और वो पॉपुलर होना चाहते हैं ज़्यादा। नहीं, मैं उनका
बहुत आभारी हूँ। जी और हमारे जो बहुत ही मूर्धन्य विद्वान साथी हैं, जी मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। जी इसलिए भी धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये लगता है कि जैसे वो जो कुछ कर रहे हैं जी वो किशोर उपाध्याय के लिए कर रहे हैं। जी यही तो मतलब हुआ जी कि अगर किशोर उपाध्याय कुछ कर रहा है तो निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति करेगा, ठीक है, समाज के लिए करेगा, समाज के लिए करेगा तो निश्चित रूप से नाम तो उसका होगा ही। जी लेकिन मैंने जो पीड़ा सही है, मैंने जो गांव में रह करके, मैंने, मेरे पिताजी ने, मेरी माँ ने, मेरी दादी ने जो पीड़ा सही है, उसका दर्द मुझे है। उस दर्द का निवारण कैसे होगा उसका मैंने ये मैंने नहीं दिया, जी बल्कि वो जो कांग्रेस के साथी हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो जो सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी ने जो एक्ट बनाया है 2006 का, जी और अगर कांग्रेस नहीं होती और सोनिया जी नहीं होती तो वो एक्ट नहीं बनता। जी तो वो एक्ट मैंने थोड़ी बनाया है, वो उन्होंने बनाया है। और मेरे विचार से अगर पार्टी और वो सदस्य जो हैं इसमें योगदान देंगे जी तो पार्टी को भी फ़ायदा होगा, उनको भी फ़ायदा होगा और उत्तराखंड को भी फ़ायदा होगा। उन्होंने मुझ पर इतना ध्यान दिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सर, आप जितना पॉपुलर हैं एज ए कांग्रेस नेता उत्तराखंड में, क्योंकि आप वनाधिकार भी चलाते हैं, दूसरे आंदोलन में शामिल होते हैं, उत्तराखंड आंदोलन में भी आपकी बड़ी भूमिका रही, तो लोग कहते हैं कि जो भले आप प्रदेश अध्यक्ष कुछ समय जो भी आपका टेन्योर रहा 3, 4, 5 साल, उसके बाद जो आपके आगे की राह हैं या चुनाव लड़ने के वक्त की जो बात आती है, अधिकतर कांग्रेस के नेता आपके लिए बैरियर बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर ये व्यक्ति थोड़ा आगे निकल जाएगा। इस बार भी जब प्रदेश में अध्यक्ष बदलने की बात आई तो बहुत सारे लोग मुखर हो गए थे आपके खिलाफ, जबकि ऐसी भी संभावनाएं थी कि भाई संगठन का अच्छा अनुभव है, वन अधिकार के जरिए लोगों तक पहुंच रही है, उत्तराखंड आंदोलन के जरिए बुजुर्गों के साथ भी अच्छे संबंध हैं, और इस तरह की कोशिशों से अक्सर आप पिछड़ जाते हैं। चाहे टिकट का मामला रहता है, फिर अभी अध्यक्ष की बारी आती है, तो क्या ये वाकई में जो परसेप्शन हो रहा है ये सही है या ये एक इसे गॉसिप कहा जाएगा? नहीं, वो कुछ हद तक एक सही भी होता है जी कि मेरे विचार से राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप सक्रिय हैं, जी एक्टिव हैं, तो बहुत से लोग जो ये समझते हैं कि आप उनके लिए एक खतरा बन सकते हैं, तो वो निश्चित रूप से बैरियर खड़ी करने की कोशिश करते हैं, और हुआ है इस तरह से। जी यही नहीं हुआ जब मैं इंदिरा जी और राजीव जी के साथ भी काम करता था, तो वहाँ भी खतरा तो होता ही है ना। जी मान लीजिए 84 में बहुत मेहनत करके राजीव जी, उनका जो यश कीर्ति थी, उनका जो वैभव था, उनका जो ऑरा था, उससे सबसे ज़्यादा वोटों से जीते, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसमें मेरी एक भूमिका थी। तो वहाँ बड़े बड़े लोग मेरे खिलाफ हो गए। मैं तो माँ भगवती का बड़ा आभारी हूँ कि उन बड़े बड़े लोगों से मेरी रक्षा हो गई। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और जो राजनीतिक दलों को उस पर विचार करना चाहिए, खाली उत्तराखंड के नहीं बल्कि पूरे देश के, बल्कि पूरे विश्व के जो राजनीतिक दल हैं, जब वो जन सरोकारों और आंदोलनों से हट जाते हैं तो फिर धीरे धीरे करके उनकी गति ऐसे हो जाती है जैसे एक तालाब का पानी होता है या जो जल प्रभावित नहीं हो रहा है, उसकी तरह से उसकी स्थिति हो जाती है। तो अगर राजनीतिक दलों को, राजनीतिक जो व्यक्ति हैं उनको जिंदा रहना है तो उसका एक ही वह है रास्ता कि आप आंदोलन उन्मुखी बनिए। कांग्रेस अगर खड़ी हुई तो इसलिए खड़ी हुई कि उसने सामाजिक आंदोलन ज़्यादा चलाए, राजनीतिक आंदोलन कम चलाए। आप इस समय जो समाजवादी जो वो था, एक समय था, तो उसमें उन लोगों ने जो समाजवादी आंदोलन के मुखर व्यक्तित्व थे, उन्होंने आंदोलन चलाए। आज अगर ओबीसी की बात हो रही तो उसी आंदोलन के बदौलत जो है मंडल कमीशन बना है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात भी करेंगे तो जब तक वो जनसंघ के रूप में बिल्कुल डोरमेंट रही, उन्होंने किसी आंदोलन को उस हिसाब से लीड नहीं किया,
लेकिन जब उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू किया तो उसका प्रतिफल ये है कि आज वो 2/3 बहुमत से जो है वो केंद्र में सरकार में है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे जब लोग सत्ता में आ जाते हैं तो उनकी जो आंदोलन उन्मुखी प्रवृत्ति है वो ख़त्म होती जाती है और फिर धीरे धीरे करके ऐसे संगठन राजनीतिक दल जो हैं वो पराभव की तरफ चले जाते हैं। जी जी। और उनका अस्तित्व सिमटता जाता है। जी। तो मेरे विचार से हमको जो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, राजनीतिक दल हैं, उनको इस पर विचार करना चाहिए और ये लोगों से जुड़ने का, मतदाता से जुड़ने का, इससे अच्छा कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। जी जी। सर, अब एक अक्सर मॉडल विधानसभा की बात करते हैं कि विधानसभा एक मॉडल होनी चाहिए ताकि प्रदेश अपने आप फिर डेवलपमेंट उसका हो जाएगा। वो किस तरह के मॉडल आपकी नॉलेज में है कि किस तरह का मॉडल विधानसभा होनी चाहिए, उसमें क्या विजन एक विधायक का होना चाहिए? नहीं, उसमें अभी क्योंकि अब चुनाव जो है आ ही रहे हैं विधानसभा के, मेरे विचार से मतदाता को सबसे पहले उत्तराखंड में, उत्तराखंड की राजनीति में जितनी गिरावट आई है मैं इसकी कभी कल्पना नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं लगभग 72 में तो मैं बहुत छोटा था, लेकिन तब भी हम जो है अपने पिताजी के साथ जो है जो प्रचार सामग्री होती थी कांग्रेस की उसको लेकर के गाँव में घूमते थे और तब से मैं देख रहा हूँ जो राजनीतिक जो चुनने की जो प्रक्रिया है। और अब वो समय आ गया है जब मतदाता को ये पूछना चाहिए और हमको भी खुद जो चुनाव लगे, तब चाहे वो प्रधान का चुनाव लगे और तब चाहे प्रधानमंत्री भी उसी में से बनते हैं, सांसदों में से वो बने, मतदाता को ये पूछना चाहिए और हमें भी खुद अपने अंतर्मन से पूछना चाहिए कि आप क्यों विधायक बनना चाहते हैं, आप क्यों सांसद बनना चाहते हैं, आप क्यों ग्राम के प्रधान बनना चाहते हैं। वो अपने से ही सवाल करना चाहिए, क्योंकि लोगों के जीवन में कुछ खुशहाली आ सके। जैसे आप मॉडल विधानसभा की बात कर रहे हैं, मैं जब 2002 में टेरी से विधायक बना तो मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि मैं तो इस उससे आया था कि जैसे अमेठी में मैंने काम किया और वहाँ कोशिश की कि भाई वहाँ पर एक हम मॉडल संसदीय क्षेत्र बना सकें जहाँ वहाँ की महिला के चेहरे पर खुशहाली हो, उसके सिर का बोझ कम हो, हमारा जो बच्चा है उसको अच्छी एजुकेशन मिल सके, नौजवान है तो उसके हाथों को काम मिल सके, गांव है तो उसमें सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, लोगों के जीवन में जो है वो सरलता और सुखी हो। मेरे ख्याल से हैप्पीनेस सबसे अच्छा फार्मूला जो है किसी भी विधानसभा क्षेत्र का हो सकता था। मैंने कोशिश की 2002 में सड़कों की जो हालत थी, मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती बिजली, पानी और सड़क थी। आज आप लोगों की कृपा से, वहाँ के मतदाता की कृपा से टिहरी विधानसभा का ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ सड़क न हो या जहाँ के लिए सड़क स्वीकृत उस समय मैंने नहीं की। अब तक वो सड़कें कट रही है। उसी तरह से पानी की समस्या थी, बिजली की समस्या थी और उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य। ये जो पलायन हो रहा है गाँवों से उत्तराखंड में, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है और उसके साथ साथ चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। तो मैंने कोशिश की थी कि जो नया टिहरी और कोटी कॉलोनी और बादशाही थॉल है, रानी चौरी है, वो एक एजुकेशन का हब बन सके। उसमें हम इंजीनियरिंग कॉलेज ले गए, यूनिवर्सिटी ले गए, एक यूनिवर्सिटी को तो लोग वहाँ से उठा के बाहर ले गए। तो अगर ये चीज़ें हम ग्रामीण स्तर तक मुहैया करा सकें तो मेरे ख्याल से उत्तराखंड का मतदाता और उत्तराखंड का नागरिक सबसे सुखी हो सकता है। तो एक मॉडल विधानसभा में जो व्यक्ति के जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो सारी की सारी सही ढंग से पूरी होनी चाहिए। और मेरे विचार से 22 के चुनाव के लिए अभी से मतदाता को और जो चुनाव लड़ रहे हैं अपना विजन लोगों के सामने रखना चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ, पार्टी चुनाव लड़वाती है, तो मेरा लक्ष्य है कि जो मेरे वनाधिकार आंदोलन के मुद्दे हैं, बिंदु हैं और ओबीसी का जो मसला है, हम उसको लाने का काम करेंगे जिससे वहाँ के लोगों के जीवन में खुशहाली आ सके और कम से कम जो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, नारी शक्ति, उसके सिर का बोझ कम
हो सके और उसके चेहरे पर खुशी आ सके। तो ये मेरी कोशिश होगी। और नौजवानों को जो है, आज सबसे बड़ी चिंता उत्तराखंड में, आप कहीं भी जाइए, मेरे लिए बड़ी भारी चिंता का विषय है। आप ये देखिए ना कि यहाँ उत्तराखंड में जितनी शराब बिक रही है, तो लगता है जैसे सरकार जो है वो शराब से चल रही है। अब वो शराब कौन पी रहा है भाई? वो गांव का ही तो जो है बेचारा, अब कैसे वो पता चला कि अपना ही घर का जो है सामान बेच करके शराब पी रहा है। स्मैक का इतना बुरा हाल हो गया है कि ये जो जैसे पंजाब वाली हालत थी, वो वाली हालत उत्तराखंड की हो गई। आप कहीं भी चले जाइए, अब लोग, इसलिए हम लोग कहते नहीं हैं, किसी को चिन्हित नहीं करते कि समाज में उसका बड़ा ख़राब असर जाएगा। लेकिन मैं अल्मोड़ा गया तो वहाँ भी यही हाल है। टिहरी में, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ के अभिभावक कह रहे थे, साहब हमारे लिए तो अपने बच्चों को संभालना बहुत बड़ा काम हो गया है, कैसे इनको संभालें। और उसके पीछे ये है कि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि भविष्य में क्या कर पाएंगे। वो ये सोचते हैं कि भाई हमारे हाथों को तो काम है ही नहीं, और वो जो है उनको नशे की तरफ ले जाता है। तो ये जो युवा पीढ़ी है, मुझे सबसे बड़ी चिंता उनकी है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि ये जितनी भी दुष्प्रवृत्तियाँ हैं उस विधानसभा क्षेत्र में न पनपें, और इस प्रदेश में जो है ये पल्लवित और पुष्पित न हो। जी सर, एक बात, मैं कल एक सीनियर जर्नलिस्ट थे टिहरी के, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, क्योंकि हम जब जॉब करते थे तब भी हम एक साथ काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि जो किशोर उपाध्याय का टिहरी से चुनाव नहीं लड़ना एक बड़ी भूल थी, और वो यहाँ के लोगों के लिए भी नुकसानदायक हो गई। तो वो, क्या आप उसको भूल मानते हैं क्या? नहीं, मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम उत्तर प्रदेश के भी हिस्से थे, और इस समय जब हम उत्तराखंड के हिस्से हैं, टिहरी के सपूत इंद्रमणि बडोनी जी की वजह से उनको हम उत्तराखंड राज्य का जनक कह सकते हैं। लेकिन हमारे साथ सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि देश तो 1947 में आज़ाद हुआ, हम 1949 में आज़ाद हुए। तो मुझे ये लगता है कि जो टिहरी राज्य था उस समय, उसके साथ राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कुछ न कुछ जो है सौतेला व्यवहार तब से लेकर के और अब तक होता रहा है। इतने सालों में कोई वहाँ स्टेट में और सेंटर में कोई मिनिस्टर नहीं बन पाया। बाहर से उनके ऊपर लीडरशिप थोपी गई, तो उसकी एक पीड़ा होती है। जो टिहरी में जहाँ तक चुनाव न लड़ने की बात है, 2012 में मैं चुनाव जीत जाता अगर षड्यंत्र करके मुझे चुनाव नहीं हरवाया जाता, और कुछ बड़े लोगों ने किया, उसमें एक मुख्यमंत्री भी रहे यहाँ के। मेरे ख्याल से उनको डर ये था कि किशोर उपाध्याय जीतेगा तो मुझे मुख्यमंत्री बनना है, ये कहीं मेरे सामने दावेदार खड़ा ना हो जाए। जिस तरह से मेरा दिल्ली का अनुभव रहा, मेरे कनेक्शंस रहे, तो लगता है कि लोगों को जैसे होता है ना राजनीति में, एक डर रहता है। और वही अंततः जो है वहाँ, यहाँ राज्य में भी 2017 के चुनाव में वो स्थिति नहीं होती। अब इसका जवाब तो हमारे बड़े नेता दे सकते हैं कि जो हर बार 17 बार जो है मुझे जो मेरा अधिकार बनता था, 17 बार वो डिनाई किया गया। तो चाहे 2002 में हो, कांग्रेस को खड़ा करने में यहाँ पर अगर नंबर 1 पर हरीश रावत जी का नाम आता है तो नंबर 2 पर किशोर उपाध्याय का है। तो उस समय भी जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर न बना करके जो है वो एक पुछला टाइप का मिनिस्टर बना दिया। 2004 में खैर हमें हटा ही दिया गया बिना बात के। 2004 में मैं लोकसभा लड़ सकता था, वो विजय बहुगुणा जी आ गए। 2007 में मैं नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष बन सकता था, भाई मेरा जो योगदान है पार्टी के लिए। 2009 में भी लोकसभा लड़ सकता था अगर लड़वाते। 2012 में तो सबने ये मन बना लिया था कि भाई किशोर उपाध्याय को उस तरीके से हमने कहीं ना कहीं कमी रह गई, हरा दिया है। और उस समय मैं लगता तो निश्चित रूप से मैं उस समय लोकसभा का चुनाव जीत जाता। उसी तरह से 3 बार जो है राज्यसभा में जो है अनदेखी हुई है। और उसके बाद तो 17 के बाद से तो ये सब होता ही रहा, आ रहा है। मेरा विचार ये था कि जब मेरी इच्छा थी कि हरीश भाई को एक बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का मौका मिलना चाहिए, और आप ये उनसे भी पूछ सकते हैं। और जब ये हुआ कि मैं जब टिहरी में 2012 में 377 वोट से हारा, तो मैं जब भी वहाँ थोड़ा एक्टिव होता था तो तब तक जो है वहाँ जो निर्दलीय विधायक थे
तब तक हमारे मुख्यमंत्री जी जो है वो कर देते थे कि साहब वहाँ तो सरकार गिर जाएगी, ये अपना समर्थन वापस ले लेंगे। जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बनने की प्रक्रिया में थे, और सबसे बड़ा जो समस्या थी वो निर्दलियों की थी, तो मैंने हरीश रावत जी को कहा, मैंने कहा भाई मेरी तरफ से मेरी इच्छा है कि आप मुख्यमंत्री बनिए, और आप अगर कहेंगे तो मैं एक दिन भी टिहरी नहीं जाऊंगा, आप मेरी तरफ से, तब चाहे वो सांसद के इच्छुक हों जो हैं विजय भगोनई के सुपुत्र, और तब चाहे आपके निर्दलीय विधायक हों। मैंने कहा आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो और बहुत से रास्ते खुलेंगे, लेकिन मेरी चिंता राज्य को लेकर के है। और रावत जी के साथ जो हमारी बात होती थी, हम लंबे समय तक उत्तराखंड आंदोलन से लेकर के कांग्रेस को खड़ा करने में साथ रहे। अब मैं 5 साल वहाँ गया नहीं। अच्छा, दूसरा क्या है कि अगला व्यक्ति जो है हमारी सरकार को समर्थन दे रहा है। मैंने अध्यक्ष के रूप में कहा कि भाई जो ये निर्दलीय हैं इनको कहिए कि हमारे पार्टी के सिंबल पर लड़ें। वो नहीं पार्टी के सिंबल पर लड़ने के लिए तैयार हुए, तो मैं क्या कहता वहाँ कि मैं 5 साल क्यों नहीं आया, या मैं क्या कहता जो वहाँ से निर्दलीय लड़ रहे थे, जो हमारी सरकार को समर्थन दे रहे थे। तो इतना कम से कम हमें एक नैतिक जो है समझ होनी चाहिए, और इसलिए मैं वहाँ, और मैं चुनाव लड़ना भी नहीं चाहता था। जब सीईसी में, जिसमें कि हमारे सारे वरिष्ठ नेता, जिसमें सोनिया जी, राहुल जी, सब लोग थे, तो जब मेरा चुनाव लड़ने का विषय आया तो हरीश रावत जी ने कहा कि नहीं, इनको चुनाव लड़वाना बहुत ज़रूरी है। और मैं जब मेरे बारे में विचार हो रहा तो मैं उठ करके बाहर आ गया, क्योंकि उस समय उस बैठक में रहना, जब आपके बारे में विचार किया जा रहा हो तो वो ठीक नहीं लगता है। और ये सीईसी ने, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने निर्णय लिया कि भाई हमारे अध्यक्ष को और किशोर उपाध्याय को चुनाव लड़ना चाहिए, और उन्होंने जो है वो चुनाव क्षेत्र भी तय किया। मैंने जो है वो चुनाव क्षेत्र मैंने नहीं तय किया, और निश्चित रूप से मुझे उसका दुख है कि भाई जिस तरह से टिहरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया 3 बार, तीसरी बार भी जो है षड्यंत्र के तहत जो है मुझे हरवा दिया गया। मैं उनका आजीवन आभारी रहूँगा, और मुझसे जो कुछ हो पाएगा उनके जीवन में सुख और सरलता आए उसके लिए काम करता रहूँगा। अभी मैं और जो हमारे कैमरामैन जीवन है, हम टिहरी क्षेत्र में जब गए थे, और मेरे कुछ पुराने साथी भी वहाँ हैं, तो कुछ लोगों से हमने मुलाकात की, चर्चा भी की। तो उनमें से एक सज्जन ने मुझे कहा कि किशोर उपाध्याय का यहाँ से हटना या नहीं जीतना टिहरी का दुर्भाग्य बन गया, क्योंकि उन्होंने विधानसभा में बहुत सारे आंदोलन किए थे, एक विज़न रखा था, और उस विज़न के जरिए अगर काम होता तो टिहरी डैम के आसपास जिस तरह से खालीपन है, या जो टूरिस्ट नहीं आता, वो नहीं होता। शायद कुछ नई मार्केट बन गई होती, या कुछ नया कुछ हो गया होता, और टिहरी में जो शहर है वो एक रोज़गार का सेंटर बन गया होता। अब ये शहर तो सुंदर है, ज़रूर है, लेकिन ये रोज़गार का सेंटर नहीं होने से बहुत सारे घर खाली पड़े हैं। तो ये जो टीस उन व्यक्ति के मन में थी, कभी आप भी सोचते हैं कि जो आंदोलन आपने लड़ाई की और तमाम लड़े, और वो हो ही नहीं पाया उसके बाद? नहीं, मैं सतीश जी, मैं आंदोलन जीवी व्यक्ति हूँ। पहली बार जब हम लोग, मैं शायद 6ठी 7वीं में रहा हूँगा, उस समय हमने गढ़वाल विश्वविद्यालय के आंदोलन में शिरकत की, और उस समय चवन्नी बहुत बड़ी चीज़ होती थी, तो हम पर फाइन भी हुआ स्कूल से जब हम वहाँ गए श्रीनगर की तरफ। उसके बाद हमने शराब विरोधी आंदोलन किया। उसके बाद जो है ये उत्तराखंड राज्य का आंदोलन में जो है शिरकत की। उसके बाद महापंचायती की कि यहाँ टिहरी के लोगों को टिहरी बांध से जो ये बन रहा है उनमें न्याय मिलना चाहिए। उसके बाद दिल्ली में मैं 13 दिन जो है भूख हड़ताल पर रहा राज्य के लिए। टिहरी और उत्तराखंड के सरोकारों को लेकर के 15 दिन यहाँ भूख हड़ताल पर रहा, बल्कि विधानसभा में भूख हड़ताल पर बैठा तो मेरे कपड़े फाड़ करके बाहर फेंका गया मुझे जो है विधानसभा में। तो अब वनाधिकार आंदोलन है, तब चाहे हमारा ओबीसी का आंदोलन है, मुझे लगता है कि आंदोलन मुझे एक अतिरिक्त शक्ति देते हैं। और मेरी कोशिश ये थी उस समय भी और अब भी कि मेरा जो अनुभव है दिल्ली में, जहाँ से मतलब देश की सारी योजनाएं किसी भी क्षेत्र की हों, वो सुरक्षा की हों
उसकी हो, सामाजिक सुरक्षा की हो, या दूसरी और जितनी भी हैं विकास की हों, उसका एक अनुभव था लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ बात करने का। और मेरा जो अमेठी का अनुभव था, मैं चाहता था कि उसी तरह से एक मॉडल टिहरी विधानसभा क्षेत्र का विकास हो, और जिसको कि अंततः फिर जो है उसको देख करके पूरे प्रदेश में भी हम उसको फैला सकते थे। जो टिहरी बांध है, पहले तो मेरा मानना ये था कि हम गंगा के साथ हमें किसी तरह का कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नदी नहीं है, वो करोड़ों लोगों की भावना है। उनकी भावना है कि मुझे अगर नहीं भी मैं नहाऊंगा और पूजा करना चाहता हूं तो अपवित्रो पवित्रो वा ये कह करके अपने ऊपर छिड़क दूंगा तो मैं पवित्र हो गया। अंतिम समय में एक बूंद अगर गंगा जल की मिल जाएगी तो मेरा जीवन जो है, जितने भी मेरे जीवन में जाने अनजाने मैंने कुछ अच्छे काम नहीं किए होंगे, कोई पाप हो गया होगा, तो उससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो मैं इस पक्ष में था कि गंगा के साथ कोई इस तरह का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं उसके पक्ष में नहीं था वो बांध के। लेकिन जब बन गया, मैंने कोशिश की महापंचायतों से लेकर के और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लोगों को समझाने की कोशिश की, लोग नहीं समझे। लेकिन जब बन गया था तो 42 स्क्वायर किलोमीटर की झील है वो, और उस झील में अभी तक जो है आप देखेंगे कि कोविड के बाद भी यहाँ धनोल्टी में आप चले जाइए, दूसरी तरफ चले जाइए, वहाँ सारे के सारे जो हैं वो जगह नहीं है, एक इंच ज़मीन नहीं है। और यहाँ से 1.5-2 घंटे की, ऋषिकेश से 1 घंटा लगता है वहाँ जाने में। अभी तक हम उसका उपयोग ही नहीं कर पाए। एक छोटी सी नैनीताल झील है, उससे पूरा नैनीताल जो है उसका आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक तीनों जो हैं वो धाराएं जो हैं पल्लवित और पुष्पित होती हैं। लेकिन टिहरी में नहीं कर पाए हम उस हिसाब से, और जब करना था तब तक मैं उसके राजनीतिक परिदृश्य से हट गया, तो उसका दुख है मुझे। लेकिन वहाँ बहुत संभावनाएं हैं। अब मेरी कोशिश ये है, मुझे बड़ा कष्ट होता है जब यूपीएससी के रिजल्ट आते हैं, उसमें मैं देखता हूँ कि फलानी जगह का फलाना बच्चा जो है वो निकल गया, वो आईपीएस बन गया, आईएएस बन गया, कस्टम सर्विस में चला गया। उत्तराखंड में उस तरह की अभी स्थिति बन ही नहीं पा रही है, और टिहरी में तो आज तक हम कोई उस तरह का जो है वो वातावरण नहीं बना पाए, और उस तरह से अपने बच्चों का भविष्य नहीं संवार पाए। तो मेरी कोशिश होगी कि कम से कम हर गांव से कोई भाई जिलाधिकारी बने, डीएम बने, एसपी बने, सेक्रेटरी बने, चीफ सेक्रेटरी बने, कैबिनेट सेक्रेटरी बने, और उसका लाभ होता है जो रिजर्वेशन का ओबीसी का है। आप यहीं पर देखिए उत्तराखंड में हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हुए हैं, तौलिया जी से लेकर के नवचियाल साहब से लेकर के, वो सारे के सारे इसलिए, हाँ सुभाष कुमार जी हैं, इसलिए उनको लाभ मिल गया कि उन लोगों को ये समझते हुए कि ये सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर लोग हैं, इनको संरक्षण संविधान से और सरकारों से मिला। तो उसी तरह से अगर संरक्षण और हमको मिलेगा तो हमारे गांव से भी बच्चे जो है वो डीएम और उस तरह से जो है कैबिनेट सेक्रेटरी और जो है चीफ सेक्रेटरी बनेंगे। ये मेरी कोशिश है। सर, अभी हम जब टिहरी में मैं और जीवन गए थे तो वहाँ कुछ लोगों ने हमसे कहा कि किशोर उपाध्याय जी को टिहरी फिर से आना चाहिए, और चुनाव भी नज़दीक है, आप वहाँ भ्रमण भी कर रहे हैं, क्या वहाँ से चुनाव लड़ने की आपकी योजना है? क्योंकि लोगों को अभी तक ये मालूम नहीं है कि आप चुनाव वहाँ से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि आप हो सकता है सहसपुर मूव करें, हो सकता है आप ऋषिकेश मूव करें, क्योंकि ऋषिकेश भी आपके लिए मुफीद सीट बताई जाती है। देखिए, मैं टिहरी की जनता का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे 3 बार आशीर्वाद दिया, 2 बार मैं जीता। मेरी बड़ी इच्छा है कि कहीं ना कहीं से प्रदेश को शुरू करना चाहिए कि किस तरह का कि विधानसभा, किस तरह से गाँवों का विकास, किस तरह से जो बाज़ार हैं उनका विकास कैसे होना चाहिए। हमारे पास सब कुछ है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उसको व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। और मेरी इच्छा भी है कि देखिए, अंततः जो शक्ति होती है वो चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में होती है। राज्य का कोई कानून बनाना है तो विधानसभा बनाएगी, देश का कानून बनाना है तो वो जो है संसद बनाएगी। तो मेरी कोशिश होगी कि भाई वहाँ का मतदाता इस बार मुझे आशीर्वाद दे, और मैं उसी हिसाब से जो मेरे मन में एक परिकल्पना है कि किस तरह का सुखी और संपन्न हमारा विधानसभा टिहरी हो सकता है,
बल्कि पूरा प्रदेश हो सकता है, उसमें मैं एक गिलहरी जैसी भूमिका निभा सकूं। जी जी। तो मतलब ये माना जा सकता है कि 2022 का चुनाव में आप तेज़ी से ताल ठोक सकते हैं। वहाँ एक्चुअली एक बड़ा कन्फ्यूजन है। लोगों का कहना है कि किशोर उपाध्याय अगर यहाँ के कहें कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो कम से कम जो आपके समर्थक हैं या कांग्रेस से जुड़े लोग हैं, उनको एक थोड़ा सा क्लियर वो हो जाएगा। अभी तक ये स्थिति है नहीं वहाँ, क्योंकि फिजिकली मैं और जीवन वहाँ गए, मेरे बहुत सारे साथी वहाँ पर काम करते हैं। हम लोगों ने वहाँ पर जब बातचीत की तो लोगों ने कहा कि अभी स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि गणित यहाँ तभी बनेगा पॉलिटिकल जब किशोर उपाध्याय कदम रखेंगे। देखिए, 2017 में मैं आभारी हूँ इस प्रदेश के लोगों का। 2017 में 17 जगह से लोगों ने मुझे कहा कि भाई आप हमारे यहाँ से चुनाव लड़ लीजिए। जैसे ऋषिकेश के लोग थे, काशीपुर के लोग थे, जो है ऐसे और भी कई जगह के लोग थे कि भाई आप यहाँ से चुनाव लड़ लिए। लेकिन अंततः जो है वो सहसपुर से मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। चुनाव लड़ना है तो मैं टिहरी से लड़ूंगा और निश्चित रूप से लड़ूंगा, इस बार लड़ूंगा। और भाई अगर मुझसे कहीं पर कोई पीछे कोई त्रुटि हो गई है, कोई कमी रह गई है, तो उसके लिए मैं लोगों से क्षमा मांगते हुए कि भाई आप एक बार और, जब आपने 2 बार विश्वास किया है तो मुझ पर इस बार विश्वास करिए और मैं आपकी अपेक्षाओं और आपकी आकांक्षाओं पर जो है वो खरा उतरूँगा। मेरे सामने आज सबसे बड़ी चुनौती जो मैं आपको कह रहा हूँ, जो मुझे हर बार, क्योंकि 2 बार वहाँ का प्रतिनिधित्व करने के बाद जिस तरह से वहाँ की युवा पीढ़ी और नौजवान जिस तरह से दिग्भ्रमित है और जिस तरह से आप ये कह सकते हैं कि अवसाद में हैं, आज के दिन भी बेरोज़गारी सबसे बड़ी समस्या है। तो हम इन 5 सालों में आने वाले 22 से 27 तक वहाँ एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं कि जिससे कोई भी हाथ बिना काम के न रहे। और अगर इस तरह की स्थिति बन जाएगी तो मेरे ख्याल से जिस तरह की भी दुष्प्रवृत्तियाँ या आदतें वहाँ समाज में हैं, मेरे ख्याल से उन सब का शमन हो जाएगा। ये मेरी और हमारा जीवन भी हम ये मानेंगे भाई जिस धरती में हमने जन्म लिया, जहाँ का खून और पानी जो है हमारी रगों में है। आप मातृभूमि का आप रिंग तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन सेवा भाव से उसकी एक कोशिश कर सकते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि जिस धरती में मैंने जन्म लिया, जिस इतने सुंदर जो है वो देवताओं की धरती है, महाराजा राजेश्वरी की धरती है, मैं कुछ ये करके उसमें कुछ उसका वरिंग हो सकूं। क्योंकि व्यक्ति जो है उसकी एक अवधि है, वो हजारों साल तक हम उस तरह के ऋषि नहीं हैं। और जब लोग आशीर्वाद भी देते हैं तो यही कहते हैं कि शतायु भव। 100 साल से ज़्यादा वैसे भी कोई ज़िंदा नहीं रह सकता। और मुझे लगता है कि 80-85 साल के बाद कुछ बहुत ही जो है दिव्य पुरुष होंगे, जो कि महापुरुष हैं, जिनमें काम करने की इच्छा शक्ति रहती है। तो ये जो अगले वाले 5 साल हैं, ये टिहरी के लिए भी और मेरे लिए भी बहुत क्रूशियल हैं। और मुझे टिहरी के मतदाता पर पूरा विश्वास है कि तब चाहे कोई भी चुनाव लड़े, वो ये देखेगा, ये आकलन करेगा कि उसके जीवन में भविष्य में सेवा भाव से कौन खुशहाली ला सकता है, सेवा भाव से जो है उनको कौन सुखी बना सकता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे आशीर्वाद वहाँ के मतदाता का मिलेगा। जी, थैंक यू सर, आपसे बहुत सारी बातें हुई। धन्यवाद। आगे बात करेंगे। थैंक यू।